तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है शाश्वतपुरी। तो लास्ट क्लास में हमने लेक्चर नंबर 4 ऑफ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म तब हमने पढ़ लिया था। उसके बाद हम चालू करने वाले लेक्चर नंबर 5, जो कि लास्ट लेक्चर रहेगा हमारा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का। इसके बाद हम इस चैप्टर को क्लोज कर देंगे और अगला चैप्टर चालू करेंगे अगली क्लास से। तो इस चैप्टर में जो हमें बचा था वो सब हमें करना है। हम आरसीएम का रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का सेक्शन 9(3) में सप्लाई ऑफ सर्विस के केस पढ़ रहे थे कि इन पर रिवर्स चार्ज लगेगा, जो गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया हुआ है। उसका पॉइंट नंबर 15 हमने लिख लिया था। मेरा गले में कुछ दिक्कत हो गई थी, इस चक्कर में हमने क्लास बंद कर दी थी। इसको हम चालू करेंगे एक बार, समझना इस वाले पॉइंट को, पॉइंट नंबर 15 को। उसके बाद हम पॉइंट नंबर 16 पे जाएंगे। फिर 9(3) के सर्विस वाले केस खत्म हो जाएंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और चैप्टर को खत्म करेंगे आज। ठीक है, चलो हम आगे बढ़ते हैं और इसको समझते हैं, पॉइंट नंबर 15 को। ठीक है, आओ। क्या लिखा है यहाँ पे, देखो। हल्का फुल्का और खराब, हल्का फुल्का थोड़ा सा खराब है, छोड़ो उसको, रहने दो, ठीक हो जाएगा। सप्लाई ऑफ सर्विस ऑफ रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल डिजाइन टू कैरी पैसेंजर। देखो क्या बोला मैंने, सप्लाई ऑफ सर्विस फॉर रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल। मोटर व्हीकल को रेंट करने की सर्विस दी जा रही है, विच इज डिजाइन टू कैरी पैसेंजर। डिजाइन टू कैरी पैसेंजर, नॉट गुड्स। ठीक है ना, मतलब कोई मोटर व्हीकल है ऐसी जो कि पैसेंजर को कैरी करने के लिए बनाई गई हो, वैसी मोटर व्हीकल को अगर हम रेंट कर रहे हैं। सर बार बार मत बोलो भाई, बोल रहा हूँ ताकि आप समझ जाओ। हाँ, और एंड कॉस्ट ऑफ फ्यूल इज इंक्लूडेड, एंड कॉस्ट ऑफ फ्यूल इज इंक्लूडेड इन द कंसिडरेशन। मतलब देखो, तीन चीज होनी चाहिए यहाँ पे। मोटर व्हीकल होनी चाहिए, वो डिजाइन करी होनी चाहिए फॉर कैरिंग द पैसेंजर्स नॉट गुड्स, कैरिंग द पैसेंजर्स नॉट गुड। तीसरा, कॉस्ट ऑफ फ्यूल मोटर व्हीकल का रेंट में इंक्लूड होना चाहिए। कॉस्ट ऑफ फ्यूल मोटर व्हीकल का रेंट में इंक्लूड होना चाहिए। मतलब एक बार मैं लिख के बता रहा हूँ आपको, लिख के बता रहा हूँ। मान लो ये मोटर व्हीकल है, ये मोटर व्हीकल है एमवी। ठीक है, ये डिजाइन टू कैरी, देखो एक मोटर व्हीकल होनी चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरा कंडीशन, पैसेंजर, पैसेंजर को कैरी करने के लिए मोटर व्हीकल होनी चाहिए। तीसरा, इस मोटर व्हीकल को जो रेंट पे हम दे रहे हैं, रेंट पे हम दे रहे हैं, ठीक है, इसके रेंट के अंदर कॉस्ट ऑफ फ्यूल भी इंक्लूड होना चाहिए, कॉस्ट ऑफ फ्यूल भी इंक्लूड होना चाहिए। ठीक है, अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है, अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है, और ये मोटर व्हीकल कोई भी पर्सन रेंट कर रहा है अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, और ये मोटर व्हीकल कोई भी पर्सन रेंट कर रहा है अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, बाय एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट टू अ बॉडी कॉर्पोरेट, टू अ बॉडी कॉर्पोरेट। देखो, अगर ये मोटर व्हीकल, अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, और इन तीन कंडीशन के सेटिस्फाई होने के बाद अगर इस मोटर व्हीकल को, इस मोटर व्हीकल जो कि डिजाइन की गई है टू कैरी पैसेंजर एंड कॉस्ट ऑफ फ्यूल इज इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ कंसिडरेशन, अगर इसको कोई रेंट कर रहा है, कोई पर्सन विच इज अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, मतलब मैं इंडिविजुअल हूँ, मैं अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट हूँ, मैं पर्सन हूँ, मैं पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट हूँ, अगर मैं इसको रेंट पे दे रहा हूँ to a body corporate in a taxable territory, to a body corporate in a taxable territory, then in that case RCM will be applicable on the body corporate which is located in the taxable territory। और मुझे टैक्स नहीं देना, मतलब इंडिविजुअल यानी कि मुझे टैक्स नहीं देना जो कि मैं पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट हूँ, टैक्स देना है बॉडी कॉर्पोरेट को जो कि टैक्सेबल टेरिटरी में है, जो कि रिसिपिएंट है अंडर आरसीएम। ठीक है, ये बात मैं आपको समझाना चाह रहा था, ये आप समझ गए होगे मेरे हिसाब से। दोबारा मैं लास्ट टाइम बोल रहा हूँ, आरसीएम कब लगेगा, आरसीएम कब लगेगा, तीन कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। मोटर व्हीकल होनी चाहिए, डिजाइन टू कैरी पैसेंजर होनी चाहिए, नॉट गुड्स, डिजाइन टू कैरी पैसेंजर होनी चाहिए, नॉट गुड्स। तीसरी कंडीशन, कॉस्ट ऑफ फ्यूल शुड बी इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ रेंट, शुड बी इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ रेंट, या फिर कंसिडरेशन आप बोल लो। ठीक है, और ये जो सर्विस दी जानी चाहिए, चौथा केस, सर्विस दी जानी चाहिए, चौथा केस, किसने दी जानी चाहिए, मतलब कौन देगा वो सर्विस रेंट की। सप्लायर कौन होगा, बाय पर्सन, एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, यानी कि मैं, यानी कि मैं। और किसको देनी चाहिए, बॉडी कॉर्पोरेट को देनी चाहिए। किसको देनी चाहिए, बॉडी कॉर्पोरेट को देनी चाहिए। राइट, समझ आ गया आपको। अगर ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है, इनमें से कोई भी एक कंडीशन वॉयलेट होती है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में हमेशा फॉरवर्ड चार्ज लगेगा। अगर ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई होती है, ये जो यहाँ पे लिखी है, तभी आरसीएम लगेगा और टैक्स देगा बॉडी कॉर्पोरेट विच इज लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी नहीं होती तो फॉरवर्ड चार्ज लगेगा। इसमें थोड़ी, इस पॉइंट में थोड़ी सी कंफ्यूजन आती है बच्चों को। मैं भी बच्चा ही हूँ, मुझे भी कन्फ्यूजन आई थी इसमें थोड़ी सी, बहुत थोड़ी सी, इसलिए मैंने इसको इतना डिटेल में बताया। अब इसके बाद लास्ट रिवर्स चार्ज का कंसेप्ट हम पढ़ेंगे। लास्ट रिवर्स चार्ज का कंसेप्ट, कंसेप्ट नंबर 16 में से 17 भी है, वो इतना यूजफुल है नहीं, 17 भी है, वो इतना यूजफुल है नहीं, तो इसीलिए हम इसको लास्ट बनाएंगे और पॉइंट इसको ब्लू से लिखेंगे हम 16 पॉइंट को। चलो पहले लिख रहा हूँ, फिर मैं आपको इसको समझाऊंगा। ठीक है, सप्लाई ऑफ सर्विस ऑफ, सप्लाई ऑफ सर्विस ऑफ लेंडिंग ऑफ सिक्योरिटीज अंडर, सर सही से तो बनाओ लाइन, बना रहा हूँ भाई, रुक जाओ, बच्चे की जान ले लो तुम, है ना। रुको, अंडर सिक्योरिटी
लेंडिंग स्कीम 1997, ठीक है। मतलब यहाँ पे सेबी की बात हो रही है, ऑफ सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। जिसको नहीं पता फुल फॉर्म, वैसे आपको पता ही होगा यार, आजकल तो बच्चे बच्चे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। हाँ, बच्चे बच्चे कैसे कर सकते हैं सर, 18 साल से ऊपर तो होने चाहिए। तो मैंने देखा है अपने पेरेंट्स की डीमैट अकाउंट को भी यूज़ करते हैं आजकल लोग, और पैसे कमा रहे हैं, बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन रिस्क रहता है, हाँ, जिसको नॉलेज है करो, क्या फ़र्क पड़ता है। मैंने तो 18 साल के बाद ही चालू किया था, और फिर भी थोड़ा लॉस हो गया था। छोटा मोटा, छोटा मोटा। मैं खुद करता हूँ इन्वेस्ट म्यूचुअल फंड में, वो ज़्यादा सेफ लगते हैं मुझे कंपेरेटिवली यार, क्योंकि मुझे इतनी नॉलेज है नहीं, मैं तेरे को खुल के बताऊंगा, अभी नहीं है, आगे आगे का मुझे पता नहीं। हम्म। इसमें लाइन बन गई। एक सेकंड। बाय लेंडर, इसको मैं रेड से लिखूंगा, बाय लेंडर टू बोरोवर। क्या बन रहा है भाई, हेक्सागन था ना ये, हाँ, राइट। ओके, टू बोरोवर। अब लेंडर टू बोरोवर एंड पर्सन लायबल टू पे टैक्स विल बी PLPT, बोरोवर, ठीक है। अच्छा, लेंडर का लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, मतलब हु डिपॉजिट्स सिक्योरिटीज, ठीक है, हिज नेम, इन हिज नेम, विथ सेबी विच इज अप्रूव्ड इंटरमीडियरी। बताऊंगा इसका मतलब, रुको। फॉर पर्पस ऑफ लेंडिंग, फॉर पर्पस ऑफ लेंडिंग। बोरोर कौन होता है, जो ये सिक्योरिटीज ले रहा है, ठीक है, लेंड पर, वो बोरो सिक्योरिटीज बस। ये जो मैंने लिखवाया ना, ये जो लिखवाया है, ये बॉक्स में डाल रहा हूँ, इसको लर्न करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने लिखवाया है, किसी को डाउट हो, ठीक है। हालांकि ये वाला पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैंने आपको बता दिया। चलो सुनो। इसका मतलब जल्दी से समझाऊंगा, पर इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। देखो, कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या, हमने क्या सुना है, हम पैसे लेंड करते हैं। एक लेंडर होता है, यानी कि जो पैसे लेंड पर दे रहा है, और दूसरा बोरोवर होता है, जो पैसे बोरो कर रहा है, ठीक है। और लेंडर को इंटरेस्ट मिलता है बोरोवर से, अपना प्रिंसिपल अमाउंट के साथ साथ। मतलब अगर मैं लेंडर हूँ, अगर मैंने 100 रुपये आपको बोरो पर दे दिया, आपने, आप बोरो आपने ले लिए, अब आप 10 रुपये मुझे इंटरेस्ट दोगे। 100 रुपये प्रिंसिपल है जो मैंने आपको दिया, उस पर जो आप इंटरेस्ट दे रहे हो, 10 रुपये वो इंटरेस्ट है, ठीक है। तो मतलब आप मुझे प्रिंसिपल वापस करोगे, दैट इज 100 रुपये, और फिर इंटरेस्ट भी वापस करोगे लेंडर को, राइट। तो या तो हम पैसे की बात करें कि पैसे लेंड होते हैं, बैंक से भी लोग आजकल लेंड पर पैसे, आज क्या बोल रहा हूँ, आजकल लेते ही है बैंक बैंक से लोग। बैंक पूरा वेरिफिकेशन करती है, फिर लेंड पर देती है, लेंड करती है पैसे, ठीक है, और उस पर इंटरेस्ट देता है बोरोवर, यानी कि हम इंटरेस्ट देते हैं बैंक को, ठीक है। तो ये तो हमने पैसे की बात कर ली। अब बात करते हैं सिक्योरिटीज़ की। अगर मैं आपको कहूँ सिक्योरिटीज़ भी लेंड किए जाते हैं, तो यस, बिल्कुल लेंड किए जाते हैं। तो चलो, यहाँ पर हम जिस केस की बात कर रहे हैं, वहाँ पर लेंडिंग ऑफ मनी की बात नहीं कर रहे, लेंडिंग ऑफ सिक्योरिटीज़ की बात कर रहे हैं, शेयर्स की बात कर रहे हैं, सिक्योरिटीज़ की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो, सप्लाई ऑफ सर्विस बाय वे ऑफ लेंडिंग ऑफ सिक्योरिटीज़ अंडर सिक्योरिटी लेंडिंग स्कीम ऑफ 1997 ऑफ सेबी, दैट इज सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। लेंडिंग ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस बाय वे ऑफ लेंडिंग ऑफ सिक्योरिटीज अंडर सिक्योरिटी लेंडिंग स्कीम ऑफ 1997 ऑफ सेबी। बाय लेंडर मतलब मैं, अगर मेरे पास सिक्योरिटी है, तो मैं लेंडर हूँ, जो मैं लेंड पे दे रहा हूँ। बाय लेंडर, बाय लेंडर टू अ बोरोवर, बाय लेंडर टू अ बोरोवर, मैं लेंडर हूँ, मान लो आप बोरोवर हो, लेंडर बोरोवर को दे रहा है सिक्योरिटीज, लेंडर बोरोवर को दे रहा है सिक्योरिटीज, ठीक है। अंडर सिक्योरिटी लेंडिंग स्कीम, अंडर सिक्योरिटी लेंडिंग स्कीम ऑफ 1997 ऑफ सेबी,
ठीक है। देन पर्सन लाइबल टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज, आप रिसिपिएंट हो, बोरोवर रिसिपिएंट है सिक्योरिटीज का, ठीक है, सर्विसेज, लेंडिंग ऑफ सिक्योरिटी सर्विस का रिसिपिएंट है। इस केस में पर्सन लाइबल टू पे टैक्स दैट इज पीएलपीटी कौन होगा? पीएलपीटी विल बी द बोरोवर हु इज द रिसिपिएंट अंडर आरसीएम, ठीक है। ये बताना चाह रहा था। अच्छा, लेंडर कौन होता है? लेंडर कौन होता है? जो कि डिपॉजिट करता है सिक्योरिटी विद सेबी फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग, बस की अंडरस्टैंडिंग के लिए, इसको इसमें समझाने लायक कुछ है नहीं। और बोरोवर कौन होता है? बोरोवर कौन होता है? जो कि लैंड पर लेता है सिक्योरिटी, जो कि बोरो करता है सिक्योरिटी, ठीक है। मतलब इन शॉर्ट यही हो गया। मतलब अगर सप्लाई ऑफ सर्विस दी जा रही है बाय वे ऑफ लेंडिंग ऑफ सिक्योरिटीज अंडर सिक्योरिटी लेंडिंग स्कीम ऑफ 1997 ऑफ सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया by a lender to a borrower, then person liable to pay tax under reverse charge as per section 9(3) of reverse charge mechanism will be the borrower. The person liable to pay tax will be the borrower, ठीक है। और अगर मान लो यहाँ पर मैं जैसे एक बात आपको बताना चाहता हूँ, बस छोटी सी। मान लो ये लेंडर है, ठीक है, बीच में सेबी आएगी क्योंकि सिक्योरिटीज है, ठीक है। और यहाँ पर बोरोवर को अगर लेंडिंग ऑफ सिक्योरिटी की सर्विस मिल रही है तो इस पर तो ये आरसीएम में टैक्स पे करेगा। लेकिन सेबी मान लो अगर बीच में कोई कमीशन ले रही है, तो इस पर क्या लगेगा? आरसीएम लगेगा या फिर एफसी लगेगा, दैट इज फॉरवर्ड चार्ज। इस पर एफसी लगेगा, आरसीएम नहीं लगेगा, ठीक है। मतलब सेबी, ये आपको मैंने अलग से बताई ये चीज़। अगर सेबी बीच में कोई कमीशन ले रही है, मान लो मैं लेंडर हूँ, आप बोरोवर हो, बीच में अप्रूव्ड इंटरमीडियरी है दैट इज सेबी, जो कि रेगुलेट करती है इस चीज़ को। अगर वो कोई कमीशन ले रही है उस पर फॉरवर्ड चार्ज ही लगेगा, मतलब सेबी खुद ही टैक्स देगी उस पर गवर्नमेंट को, ठीक है। और अगर मैं लेंड कर रहा हूँ, आप बोरोवर हो, तो लेंडिंग ऑफ सिक्योरिटी सर्विस पर रिवर्स चार्ज में टैक्स बोरोवर ही देगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। हमारे सेक्शन 9(3) में सेक्शन 9 सब सेक्शन 3 ऐसे बोलूँगा मैं, हमारा सप्लाई ऑफ सर्विस के केसेस खत्म हो चुके हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन। अब हम ईसीओ पढ़ेंगे। ईसीओ क्या होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, दैट इज सेक्शन 9(5). हमने बीच में इसको रेफर भी किया था, लेकिन हमने इन डिटेल नहीं जाना था इसके बारे में। कोई बात नहीं, अब वक्त आ गया है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर को इन डिटेल जानने का, और ये कंसेप्ट नंबर है हमारा 4th, ठीक है। अभी तक हम कंसेप्ट नंबर 3 पे थे, कंसेप्ट नंबर 4। सर इस चैप्टर में कंसेप्ट बहुत कम है, बिल्कुल इस चैप्टर में कंसेप्ट बहुत कम है, सही कह रहे हो। सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 ईसीओ, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। एक लाइन बनाऊंगा मैं, ठीक है जी। चलो, गला ठीक नहीं हो सर आपका? यार पता नहीं क्या हो गया, समझ नहीं आ रहा मुझे। हल्का फुल्का मतलब खांसी सी होती रहती है, तबीयत बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। भगवान भी टेस्ट ले रहे हैं मेरा। वैसे तो मैं खुद देखो इरेगुलर हूँ, मैं मजाक नहीं करूँगा, थोड़ी सी मैं लेजीनेस दिखा देता हूँ इस चीज़ में, बट हाँ 10% मैं इसको रीज़न दूंगा, लेकिन 90% में लेजीनेस है। मैं चाहूँ तो बना सकता हूँ वीडियो, थोड़ा लेजीनेस। अभी ना मैं आर्टिकलशिप ढूंढ रहा हूँ एक्चुअली। आर्टिकलशिप सीए फाइनल में जब आप आ जाते हो तो उसके बाद आपको 2 साल की ट्रेनिंग करनी पड़ती है किसी भी सीए फॉर्म में। तो मैं ट्राई करूँ मेरे को अच्छी फॉर्म मिल जाए, इस चक्कर में मैं थोड़ा सा दिमाग मेरा वहाँ पर भी बिजी रहता है। लेकिन मैंने प्रॉमिस किया यूट्यूब पर, जो मैंने पोस्ट डाली थी, कि मैं जीएसटी की वीडियोस तो कंटिन्यू करूँगा ही। तो वही तो पॉइंट ही है, कंटिन्यू तो मैं करूँगा, चाहे कुछ हो जाए मैं कंटिन्यू करूँगा जीएसटी के लेक्चर्स। और आर्टिकलशिप ढूंढने में थोड़ा सा मतलब दिक्कत हो रही है मुझे अच्छी फॉर्म में। अभी मेरे को लग रहा है वैकेंसीज इतनी निकली नहीं है अच्छी फॉर्म्स की, जो बहुत टॉप की फॉर्म्स है। वैसे तो एक मैं इंटरव्यू देने गया था, तो इमीडिएट ज्वाइनिंग का बोल रहे थे, मैं नाम नहीं लूँगा उस फॉर्म का, तो इसीलिए मैंने बोला नहीं सॉरी मुझे माफ़ कर दो, अभी मुझे और भी अपॉर्चुनिटीज़ देखनी है अपने लिए। हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। ईसीओ का क्या मतलब है, पहले लिख रहा हूँ इसको, ठीक है। ईसीओ, पर्सन जो कि ओन करता है या फिर मैनेज करता है इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स या फिर सप्लाई ऑफ सर्विस, और बोथ, ठीक है। एंड समटाइम्स ईसीओ सप्लाई करता है गुड्स या फिर सर्विस इटसेल्फ, ठीक है। यहाँ तक समझ आ रहा है? सर आपने समझाया कि आप तो लिख रहे हो ना? अरे मजाक कर रहा हूँ भाई, रुक जाओ। चलो, मैनी टाइम्स बोल रहा हूँ, मैनी टाइम्स
एक मिनट, ये बंद हो गया, हाँ, मैनी टाइम्स प्रोडक्ट और सर्विस displayed in electronic portal supplied by other person. इसके बाद अगला पॉइंट, कंसिडरेशन on such product or service collected by ECO from consumer. ठीक है, which is passed to actual supplier, that is जो माल बेच रहा है ECO में, समझाऊंगा इसको अच्छे से. After deducting कमीशन. ठीक है जी, आफ्टर डिडक्टिंग कमीशन. उसके बाद हाँ, गवर्नमेंट रिकमेंड करती है जीएसटी काउंसिल को, इसको मैं गलत लिख रहा हूँ, गवर्नमेंट में रिकमेंड जीएसटी काउंसिल टू नोटिफाई कैटेगरी. हाँ, ऐसे लिखता हूँ, रुकना एक मिनट रुको. नहीं, गवर्नमेंट ऑन रिकमेंडेशन of GST Council notify categories of service on which tax paid by ECO, that is इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर. जिसका मतलब मैं आपको बताऊंगा, पहले एक बार मैंने हल्का सा आपको हिंट भी दिया था इस चैप्टर के अंदर ही, या फिर पिछले चैप्टर में, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट. इफ सच सप्लाई, इट्स सच सर्विस, सॉरी, सच सर्विस इज सप्लाइड थ्रू ECO. ठीक है, एग्जाम्पल देता हूँ आपको, कौन सी ऐसी सर्विस है जो कि गवर्नमेंट ने बोला है भाई इस पर तो टैक्स ECO ही देगा. सप्लाई ऑफ सर्विस बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर. ठीक है, एक, दो, तीन, 1 2 3 4. ठीक है. क्या हो रहा है? बहुत बढ़िया, आ जाओ. रेडियो टैक्सी, भाई कुछ कुछ शनि वनी भारी हो गया क्या मेरा? टैक्सी, मोटो कैब, मोटरसाइकिल, एक्सेट्रा. एग्जाम्पल में इन सब का क्या बोलूँ मैं? ओला उबर आपने सुना होगा,
ये समझाने के लिए है, ये जो एग्जाम्पल मैंने दिया आपको यहाँ पर। ये सॉरी, ठीक है चलो। मतलब समझते हैं इसका, समझे सर? आप तो ना बोलने पे भी समझाओगे ही, बिल्कुल सही पकड़े हो आप। आगे बढ़ते हैं। ऐसे ईसीओ, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। याद करो वो पल जब आप स्क्रॉल कर रहे थे मोबाइल, आपने अचानक से अमेज़ॉन खोला। अमेज़ॉन खोला आपने और आपको ना चाहते हुए कुछ चीज़ें पसंद आ गई, जिन्हें आपने मंगा लिया। आपने अपने माताश्री, अपने पिताश्री से पूछा, क्या मैं इसे मंगा सकता हूँ? अगर आप संस्कारी हो तो आप ये करते होगे, अगर आप खुद कमाते हो तो आप पूछने की भी ज़रूरत नहीं है। तो आपने वहाँ से फॉर एग्जाम्पल कपड़े मंगाए, तो अपने कपड़े कहाँ से मंगाए? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर यानी कि अमेज़ॉन से मंगाए। ठीक है, अमेज़ॉन इज इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, वो कपड़े बेच रहा है इलेक्ट्रॉनिकली। ठीक है, अच्छा, हो सकता है कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, फॉर एग्जाम्पल अमेज़ॉन ही ले लो आप। आजकल अमेज़ॉन में देखो, अमेज़ॉन अपने खुद के प्रोडक्ट सर्विस बेच रहा है। मैंने क्या हुआ, जब मैं पढ़ता था, अभी भी पढ़ ही रहा हूँ, मुझे ना, जैसे मुझे आईपैड खरीदना था, ये मेरा आईपैड है, मुझे ये खरीदना था। इससे पहले मैंने सोचा था, एक ना पैड आता है, 500 रुपये का पैड आता है, जिसमें आप लिखो बस, उसमें एक बटन दबाओ, सब कुछ गायब हो जाएगा। तो पेपर वेस्ट नहीं करना चाहता था मैं, इस चक्कर में मैंने सोचा वो पैड खरीदूंगा। मैंने देखा अमेज़ॉन अपने खुद के ब्रांडिंग का पैड बेच रहा है। दूसरे ब्रांड का तो अमेज़ॉन में बिक ही रहा है, साथ में अमेज़ॉन भी अपने अपने ब्रांड का बेच रहा है। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर अपने खुद के प्रोडक्ट और सर्विस अपने ही पोर्टल पर बेचे। ऐसा भी हो सकता है, समझे मेरी बात? मतलब अमेज़ॉन अपने खुद के प्रोडक्ट सर्विस ही अपने खुद के पोर्टल में बेचे, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, ये मैं बोलना चाह रहा हूँ। या फिर ऐसा भी हो सकता है, मान लो मैं एक रिटेलर हूँ, मैं अपने प्रोडक्ट और सर्विस, मैंने खुद के कपड़े, नोरा फॉर मैं क्या, नोरा नोरा टी शर्ट बनाती है। नोरा ने बोला कि मैं टी शर्ट बनाऊंगी, ठीक है, और नोरा ने टी शर्ट अमेज़ॉन पर बेचने चालू करे। तो अमेज़ॉन पर दूसरा सप्लायर जो कि नोरा है, दूसरा सप्लायर नोरा अगर बेच रहे हैं, वो भी नोरा ही बेच सकती है, अमेज़ॉन खुद भी बेच सकता है। तो मेरा पॉइंट ये था आपको बताने का, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर क्या है। आप सब उससे वंचित हो। ओला, उबर, ये भी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर है। ठीक है, चलो इसको पढ़ते हैं। ईसीओ इज अ पर्सन जो कि ओन करता है या मैनेज करता है इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म, फॉर एग्जाम्पल अमेजॉन। ठीक है, फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस और बोथ। अमेजॉन में गुड सर्विस होते हैं, सप्लाई ऑफ गुड होता है, गुड सर्विस होती है, क्या बोलूँ, सप्लाई ऑफ गुड होता है। ठीक है, समटाइम्स ईसीओ सप्लाई गुड्स और सर्विस बाई इटसेल्फ। जो मैंने पैड बोला 500 रुपये का नोट पैड, ठीक है, वो मैं अमेजोन से खरीद रहा था, इलेक्ट्रॉनिक नोट पैड 500 रुपये का। और मैंने देखा अमेजोन की खुद की ब्रांडिंग थी उसमें, मतलब अमेजोन अपने खुद का प्रोडक्ट बेच रहा है, अमेजोन अपने खुद का प्रोडक्ट अपने ही प्लेटफॉर्म पर बेच रहा है। ये भी हो सकता है। साथ में मेनी अ टाइम्स नोरा भी अपने प्रोडक्ट या सर्विस को बेच सकती है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर पर। ठीक है, नोरा भी अपने प्रोडक्ट और सर्विस को बेच सकती है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर को। फॉर एग्जाम्पल टी शर्ट जो कि नोरा बनाती है एन ब्रांड नेम से, नोरा अमेजोन में बेच सकती है। ठीक है, अमेजोन खुद भी बेच सकता है अपने ब्रांड का, और कोई और सप्लायर अपने ब्रांड का बेच सकता है उस प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, और अगर मान लो नोरा बेच रही है, अमेजोन पर, तो नोरा को जो कंसिडरेशन मिलेगा ना, वो कलेक्ट करेगा अमेजोन, वो कलेक्ट करेगा ईसीओ, ठीक है, कंज्यूमर से। ठीक है, और बाद में अमेजोन यानी कि ईसीओ पास कर देगा नोरा को जो कि एक्चुअल सप्लायर है। ठीक है, समझे इस बात को? इसको एक रीड कर रहा हूँ मैं यहाँ तक। कंसिडरेशन ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस विल बी कलेक्टेड बाय ईसीओ फ्रॉम कंज्यूमर। ठीक है, ये अमेजोन है, ये नोरा है, और ये कंज्यूमर है। ठीक है, कंज्यूमर से डायरेक्टली अमेजोन कलेक्ट करेगा, फिर उसके बाद अमेजोन नोरा को देगा। क्या देगा? क्या देगा बताओ? कंसिडरेशन देगा। ठीक है, तो देखो उसके बाद, और बदले में अमेजोन क्या डिडक्ट कर लेगा? अपनी कमीशन। ठीक है, अब गवर्नमेंट ने क्या किया है, ऑन रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल नोटिफाई किया है कैटेगरी ऑफ सर्विस जिन पर टैक्स पे करेगा ईसीओ खुद। ऐसी कौन सी ऐसी कौन सी सर्विस है जो कि गवर्नमेंट ने नोटिफाई किए हैं कि इन पर तो टैक्स ईसीओ ही देगा, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर ही देगा। वो कौन सी सर्विस है? ठीक है, वो सर्विस है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर की बाय रेडियो टैक्सी और मोटर कैब और मोटरसाइकिल। मतलब ओला उबर की अगर सर्विस है, गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है इन पर टैक्स ईसीओ ही देगा, मतलब ओला उबर ही इन पर टैक्स देंगे। ठीक है, इन पर वो ड्राइवर जो चला रहे हैं ओला उबर पर रजिस्टर करके, मोटर बाय वे ऑफ मोटरसाइकिल और कार्स और जो भी चीज़ है, जो भी चल रही है, उस पर वो ड्राइवर टैक्स नहीं देंगे, उस पर ईसीओ टैक्स देगा। गवर्नमेंट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल नोटिफाई कैटेगरी ऑफ सर्विसेज ऑन विच टैक्स शैल बी पेड बाय ईसीओ इटसेल्फ यानी कि ओला उबर की सर्विस, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर की सर्विस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल
तो ये मैं आपको बताना चाह रहा था ईसीओ का मतलब। एक बार दोबारा मैं रीड कर रहा हूँ, बस रीड कर रहा हूँ। ईसीओ इज अ पर्सन जो कि ओन करता है, मैनेज करता है इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस और बोथ। समटाइम्स ईसीओ सप्लाई करता है गुड्स और सर्विस बाय इटसेल्फ, मतलब अमेजॉन खुद बेच रहा है। मेनी अ टाइम्स प्रोडक्ट और सर्विस आर डिस्प्लेड इन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, इन इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल एंड सप्लाइड बाय अदर पर्सन। यानी कि नोरा अपने टी शर्ट को बेच रही है, नोरा अपने टी शर्ट को बेच रही है अमेजॉन पर, ठीक है। यहाँ पे अमेजॉन खुद बेच रहा है, यहाँ पे नोरा अपने टी शर्ट को बेच रही है। कंसिडरेशन ऑन प्रोडक्ट और सर्विस शेल बी कलेक्टेड बाय ईसीओ, यानी कि अमेजॉन कलेक्ट करेगा और वो कंज्यूमर से कलेक्ट करेगा और पास कर देगा नोरा को, पास कर देगा नोरा को। इस वाले केस में, इस वाले केस में, इस वाले केस की बात हो रही है। और कुछ कमीशन डिडक्ट कर लेगा। मैंने अमेजोन पे अपने फादर की कुछ लिस्टिंग की थी किसी प्रोडक्ट की, ठीक है, और जीन्स की। तो उसमें क्या हुआ कि मैंने देखा कि उनकी स्ट्रक्चर है, हर प्रोडक्ट का अलग अलग कमीशन का स्ट्रक्चर है। तो जीन्स पे कुछ XYZ% था, उस पर अमेजोन वो अपनी कमीशन रखेगा, बाद में कमीशन को डिडक्ट करके हमें कंसिडरेशन पास ऑन कर देगा आफ्टर आफ्टर डिडक्टिंग कमीशन, ठीक है। कॉमन ने नोटिफाई किया है कुछ सप्लाई ऑफ सर्विस ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल जिन पर टैक्स पे करेगा ईसीओ, और वो है फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर बाई वे ऑफ रेडियो टैक्सी, मोटर कैब या फिर मोटरसाइकिल, फॉर एग्जांपल ओला उबर। बस ये बताना चाह रहा था आपको, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे जीटीए सर्विस, उसके बाद हम सप्लाई ऑफ गुड्स के केस की आरसीएम की बात करेंगे, फिर ये चैप्टर खत्म। अब जीटीए याद है, जीटीए केस नंबर 1 ऑफ सेक्शन 93 ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस हमने रहने दिया था, हमने वो करा नहीं था। एक मिनट रुकना, हाँ ठीक है, बढ़िया। ये देखो यहाँ हमने जगह छोड़ी हुई है। जीटीए सर्विस, जीटीए क्या होती है? जीटीए गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। पहले मैं इसको लिख रहा हूँ, ठीक है। सुनो, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना, बहुत इजी है। बस ये थोड़ा लेंदी था इसलिए मैंने स्टार्ट में नहीं करवाया। लेंदी मतलब स्टार्टिंग के हिसाब से था, आपके हिसाब से नहीं। सप्लाई ऑफ सर्विस बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड नॉट बाय एयर, वाटर या फिर पाइपलाइन, ठीक है। एक मिनट रुकना, नॉट बाय एयर, वाटर या पाइपलाइन, ठीक है। इसमें एक नोट डालूंगा मैं, आगे बताता हूँ। बाय जीटीए, बाय जीटीए जो कि है गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। जीटीए क्या होती है ये मैं आपको लिखवा रहा हूँ। बॉक्स नहीं बना, हाँ। जीटीए क्या होती है? पर्सन जो कि प्रोवाइड करता है सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड एंड इश्यूज कंसाइनमेंट नोट। कंसाइनमेंट नोट क्या होता है? ये एविडेंस ऑफ डिलीवरी, ठीक है। यानी कि फ्राइट आप समझ लो। चलो, इसके बाद यहाँ पे मुझे एक चीज़ लिखवानी है आपको नोट में। अंदर छोटा हो गया, चलो ठीक है यार, कोई बात नहीं। नोट
समझा, हाँ। नॉट बाय इंडिविजुअल, इसका मतलब समझाऊंगा आपको। ट्रक या फिर ट्रांसपोर्ट, टेम्पो सॉरी, नॉट GTA एंड अदर रोड ट्रांसपोर्ट। ठीक है, अदर रोड ट्रांसपोर्ट, ये सारे एग्जाम्प्ट है। एक सेकेंड। इसका मतलब आपको समझाऊंगा अभी, रुको। आगे एक हल्का सा मैं कुछ लिख रहा हूँ, उसके बाद या छोड़ो, इसको पहले लिख ही देता हूँ पूरा, एक मिनट रुको। GTA ऑप्ट्स फॉर FC और GTA ऑप्ट्स नॉट फॉर FC। टेक रजिस्ट्रेशन, GST @12%, issue tax invoice, with declaration ऑफ फॉरवर्ड चार्ज। हो सकता है मेरी वीडियो बंद हो जाए, प्लीज़ मत जाना भाई आप, ठीक है। चलो, हाँ, डिक्लेरेशन ऑफ फॉरवर्ड चार्ज, ITC एप्लीकेबल है यहाँ पे। एप्लीकेबल फॉर GTA। आज चैप्टर मुझे ख़त्म करना है, ये कुछ भी हो जाए। RCM एप्लीकेबल, GST रिसिपिएंट देगा, @5%, सब्जेक्ट टू फॉलोइंग, GTA सर्विस, supplied by URP, that is unregistered person, या फिर GTA सर्विस सप्लाइड टू RP, दैट इज रजिस्टर्ड पर्सन। इस केस में RCM एप्लीकेबल है। इस केस में if URP is factory, society,
या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसको लिख देना चाहिए था यार मुझे पहले ही, मैंने एक चीज़ लिख के रखी हुई है, लेकिन इसको बिना लिखे आपको पूरा बॉडी कोऑपरेट, पार्टनरशिप फर्म, या फिर एओपी एसोसिएशन ऑफ पर्सन, या फिर एलएलपी आपको पता है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, ठीक है, या फिर सीटीपी जो कि रजिस्टर्ड है, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन जो कि रजिस्टर्ड है, ठीक है, इन केस ऑफ अदर एग्जेम्प्ट। इसके केस में आरसीएम एप्लीकेबल। कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। अब चलो इसको समझो जल्दी से, मेरी वीडियो लगता है मुझे बंद होने वाली है पर उससे फ़र्क नहीं पड़ता, अब ये समझना है हमें। गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी मतलब क्या है, सुनो। सप्लाई ऑफ सर्विस बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड, सप्लाई ऑफ सर्विस बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सर्विस ऑफ गुड बाय सप्लाई ऑफ सर्विस बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, आई एम सॉरी, सप्लाई ऑफ सर्विस बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड, ठीक है, बाय रोड, बाय जीटीए दैट इज गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। अब गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी क्या होती है भाई? गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी इज अ पर्सन जो कि प्रोवाइड करती है सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, प्रोवाइड करती है सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सर्विस ऑफ गुड्स बाय रोड, ठीक है, नॉट बाय एयर और वाटर और पाइपलाइन, ठीक है, और इशू करती है कंसाइनमेंट नोट। मतलब देखो, अगर कोई सर्विस बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स दी जा रही है बाय रोड, नॉट बाय एयर, पाइपलाइन और वाटर, बाय जीटीए दैट इज गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, ठीक है, बाय जीटीए दैट इज गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, ठीक है। और वो गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी क्या है, आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ। गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी है कोई भी पर्सन जो कि ट्रांसपोर्ट करता है गुड्स बाय रोड और इशू करता है कंसाइनमेंट नोट, मतलब एविडेंस इशू करता है कि मैंने गुड्स आपके ट्रांसपोर्ट किए हैं, वो जीटी है। लेकिन मान लो कोई इंडिविजुअल ट्रक है या फिर कोई टेम्पो है जो कि जो कि जीटीए नहीं है, या फिर कोई अदर इनके अलावा भी अगर कोई ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड का कोई मोड है, उस केस में आरसीएम उस केस में आरसीएम एप्लीकेबल नहीं होगा। ये सब कुछ एग्जेम्प्ट है, ये सब कुछ एग्जेम्प्ट है, ठीक है, ये सब कुछ एग्जेम्प्ट है, ये वाली चीज़ है, ठीक है। दोबारा यहाँ तक पढ़ रहा हूँ मैं। मान लो कोई सर्विस, सप्लाई ऑफ सर्विस दी जा रही है बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड, बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड बाय जीटीए दैट इज गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, तो उस पर आरसीएम एप्लीकेबल होगा, जनरली उस पर आरसीएम एप्लीकेबल होगा। लेकिन इस जीटीए के पास ना दो ऑप्शन है जीटीए के पास, या तो जीटीए टैक्स पे कर सकती है अंडर फॉरवर्ड चार्ज, या तो जीटीए टैक्स पे कर सकती है अंडर, मैंने दोनों जगह फॉरवर्ड चार्ज लिख दिया, आई एम सॉरी, अच्छा सॉरी, नॉट तो लिखा है मैंने ऊपर, हाँ नॉट, यहाँ नॉट लिखा है ना, नॉट मैंने देखा ही नहीं, हाँ ठीक है, नॉट ऑप, ठीक है, जीटीए ऑप्ट टू पे, ऑप्ट्स नॉट टू पे टैक्स, नॉट ऑप्ट्स नॉट फॉर फॉरवर्ड चार्ज, ठीक है सही है, मुझे लगा ग्रामेटिकल एरर हो गई मेरी, ओके ठीक है। जीटीए ऑप्ट कर सकती है फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स देने के लिए, जीटीए बोलती है गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट, देखो मेरी वीडियो बंद हो गई है, अब मैं पेन का यूज़ करूंगा। जीटीए बोलती है गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट देखो मैं अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना चाहती हूँ, मैं अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना चाहती हूँ, आप एक काम करो, मुझसे टैक्स लो डायरेक्टली फॉरवर्ड चार्ज में, मुझसे टैक्स लो डायरेक्टली फॉरवर्ड चार्ज में, और मैं आईटीसी का बेनिफिट लेना चाहती हूँ, मैं आईटीसी का बेनिफिट लेना चाहती हूँ, क्योंकि अगर कोई आरसीएम में टैक्स दे रहा है, कोई आरसीएम में टैक्स दे रहा है रिसिपिएंट, तो उस केस में तो जीटीए, तो उस केस में सप्लायर को कोई टैक्स बेनिफिट होता नहीं है आईटीसी में, ठीक है। लेकिन आईटीसी का बेनिफिट कब मिलता है, जब कोई फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स दे रहा हो, तो जीटीए बोलती है मुझे आईटीसी का बेनिफिट चाहिए, जो कि यहाँ पे लिखा है, ठीक है। और तो गवर्नमेंट को कहती है गवर्नमेंट, मैं ना अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना चाहती हूँ, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना चाहती हूँ, और मैं खुद टैक्स पे करना चाहती हूँ अंडर फॉरवर्ड चार्ज। गवर्नमेंट कहता है ठीक है, तुम एक काम करो, 12% जीएसटी पे टैक्स पे करो फॉरवर्ड चार्ज में, और तुम्हें तब आईटीसी मिलेगा, और तुम टैक्स इनवॉइस इशू करो फॉरवर्ड चार्ज में, ठीक है। तो अगर जीटी ऑप्ट करती है टू पे टैक्स अंडर फॉरवर्ड चार्ज, इन दैट केस आरसीएम विल नॉट बी एप्लीकेबल, इन दैट केस आरसीएम विल नॉट बी एप्लीकेबल, यहाँ पे लिख देता हूँ, रुको, ठीक है। लेकिन अगर जीटीए बोलती है गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट मुझे आईटीसी नहीं चाहिए और मैं अपने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मारना चाहती, अपने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मारना चाहती, माने कि जीटीए बोलती है आई डू नॉट वांट टू ऑप्ट टू पे टैक्स अंडर फॉरवर्ड चार्ज, जीटीए ऑप्ट्स नॉट टू पे टैक्स अंडर फॉरवर्ड चार्ज, इन दैट केस आरसीएम विल बी एप्लीकेबल, और टैक्स रेट रिसिपिएंट को अप्लाई होगा 5% का। मतलब जो जीटीए की सर्विस ले रहा है, हम उसकी बात करेंगे कौन ले रहा है, उसको 5% पे आरसीएम पे टैक्स देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, ठीक है, 5% पे आरसीएम पे टैक्स देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। और इस केस में जीटीए को कोई आईटीसी नहीं मिलेगा, इस वाले केस में मिलेगा,
ठीक है, फॉरवर्ड चार्ज में ऑफ इनपुट। अच्छा सुनो, अब जीटीए सर्विस, जीटीए की सर्विस मान लो अगर किसी रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई हो रही है, किसी रजिस्टर्ड पर्सन को मिल रही है, मतलब सप्लाई ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स टू अ बाय जीटीए टू अ रजिस्टर्ड पर्सन, उस केस में आरसीएम एप्लीकेबल होगा। किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन को अगर जीटीए की सर्विस मिल रही है, उस केस में आरसीएम एप्लीकेबल होगा। लेकिन अगर जीटीए की सर्विस किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन यानी कि यूआरपी को हो रही है, उस केस में हमें ये चेक करना है, उस केस में ये चेक करना है क्या वो यूआरपी कोई फैक्ट्री, सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी या बॉडी कॉर्पोरेट या फिर पार्टनरशिप फर्म या फिर एसोसिएशन ऑफ पर्सन या फिर एलएलपी या फिर सीटीपी जो कि रजिस्टर्ड है, कहीं इनमें से तो कोई नहीं है, कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन इनमें से तो कोई नहीं है। अगर इनमें से कोई है तो आरसीएम एप्लीकेबल होगा, तब भी आरसीएम एप्लीकेबल होगा। और उसमें इन सबको कंपलसरीली रजिस्टर करना पड़ेगा, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन करनी पड़ेगी जीएसटी में, ठीक है ना। लेकिन अगर इनके अलावा अगर कोई बंदा है, यहाँ पे जो चीज़ें लिखी हैं, इनके अलावा अगर कोई है, उस केस में जीटीए की सर्विस एग्जेम्प्ट है, मतलब टैक्स देना ही नहीं है, ठीक है, रिसिपिएंट को। एक बार दोबारा मैं पढ़ रहा हूँ, सप्लाई ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ सर्विस बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड, नॉट बाय एयर, वाटर और पाइपलाइन, बाय जीटीए दैट इज गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, ठीक है। एंड इफ जीटीए ऑप्ट्स टू पे टैक्स अंडर फॉरवर्ड चार्ज, मतलब इस पर तो देखो, दोबारा एक बार पढ़ रहा हूँ, अगर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की सर्विस बाय रोड जीटीए दे रहा है, उस केस में आरसीएम लगेगा जनरली, उस केस में जनरली आरसीएम लगेगा। लेकिन अगर मान लो जीटीए ने बोला मैं फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स देना चाहती हूँ, उस केस में जीटीए 12% पे टैक्स पे करेगी गवर्नमेंट को फॉरवर्ड चार्ज में, और आईटीसी एप्लीकेबल हो जाएगा, जीटीए को अपने इनपुट पे जीटीए आईटीसी ले पाएगी, ठीक है। लेकिन अगर जीटीए कहती है नहीं मैं फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स नहीं पे करना चाहती, तो रिसिपिएंट टैक्स देगा अंडर रिवर्स चार्ज एज पर सेक्शन 93.1, ठीक है, सब्जेक्ट टू फॉलोइंग। अगर मान लो रिसिपिएंट यहाँ पे रिसिपिएंट की बात हो रही है, रिसिपिएंट रजिस्टर्ड पर्सन है तो आरसीएम एप्लीकेबल होगा। लेकिन अगर रिसिपिएंट अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो जनरली आरसीएम नहीं एप्लीकेबल होगा, ठीक है। लेकिन अगर रिसिपिएंट जो कि अनरजिस्टर्ड पर्सन है, वो फैक्ट्री है, सोसाइटी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, बॉडी कॉर्पोरेट है, पार्टनरशिप फर्म है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, एलएलपी है या फिर सीटीपी है जो कि रजिस्टर्ड है, उस केस में आरसीएम एप्लीकेबल होगा और कंपलसरीली इन सबको रजिस्टर करना पड़ेगा। अगर इनके अलावा कोई बंदा है, इन केस ऑफ एनी अदर पर्सन, तो उस केस में आरसीएम एप्लीकेबल नहीं होगा, एग्जेम्प्ट कर दिया गवर्नमेंट ने। इसको हम एग्जेम्पशन चैप्टर में डिटेल पढ़ेंगे, मतलब यहाँ पर एग्जेम्पशन इन इस सर्विस की समझ गए। एक बार लास्ट में रीड कर रहा हूँ, सप्लाई ऑफ सर्विस बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड बाय जीटीए, इफ जीटीए ऑप्ट्स टू पे टैक्स अंडर फॉरवर्ड चार्ज तो आरसीएम एप्लीकेबल नहीं होगा, 12% पे जीटीए खुद टैक्स देगा। अगर जीटीए नॉट ऑप्ट टू पे टैक्स अंडर फॉरवर्ड चार्ज, उस केस में आरसीएम एप्लीकेबल होगा, और रिसिपिएंट 5% पे टैक्स पे करेगी गवर्नमेंट को। अगर रिसिपिएंट रजिस्टर्ड पर्सन है तो उस केस में आरसीएम एप्लीकेबल होगा। अगर जीटीए अनरजिस्टर्ड पर्सन है, उस केस में अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन इनमें से कोई है तो आरसीएम एप्लीकेबल होगा। लेकिन अगर इनके अलावा कोई है तो एग्जेम्प्ट है, आरसीएम में भी टैक्स नहीं पे करना है, अगर इनके अलावा भी कोई है तो एग्जेम्प्ट है, ठीक है। कोई डाउट हो आप मुझसे व्हाट्सएप पे या फिर कमेंट पे पूछ सकते हो, ठीक है। अब लास्ट कंसेप्ट नंबर 5 मैंने लिख के रखा हुआ था, ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाला कंसेप्ट। हमने सेक्शन 9(3) में रुको हमने अभी तक क्या पढ़ा है यहाँ पर आरसीएम में? क्या हो गया ये पेन? कोई बढ़िया सा, ये रहा, बढ़िया पेन नहीं यार कोई, एक मिनट रुको। हाँ ठीक है, आरसीएम में हमने क्या बोला था, हम क्या पढ़ेंगे? सेक्शन 9(3), ठीक है, सेक्शन 9(4). सेक्शन 9(3) वो केसेस है जो गवर्नमेंट ने नोटिफाई किए हैं कि इन पर तो जीएसटी लगेगा, सर्विस के भी थे और एक गुड्स के थे। 9(4) नॉट इंपॉर्टेंट फॉर बीकॉम, ठीक है, कि अनरजिस्टर्ड पर्सन से अगर आप कुछ ले रहे हो तो उस पर उनको वो कुछ केसेस नोटिफाई किए, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, हम बस ये देख रहे हैं अभी, ठीक है। सर्विस हमने पूरा पढ़ लिया, ईसीओ 9(5) हमने पढ़ लिया, ईसीओ, ठीक है, 9(5) भी हमारा खत्म हो गया। हम गुड्स के केस पढ़ने हैं, हमें गुड्स के केस, ये सारे गुड्स के केस है ये वाले, ठीक है, ये पढ़ना है। इसके बाद चैप्टर क्लोज, ठीक है। तो चलो, सेक्शन 9(3) गुड्स नोटिफाइड अंडर आरसीएम। यहाँ पे गुड्स है, यहाँ पे सप्लायर है, कौन सप्लाई कर रहा है इन गुड्स को, और रिसिपिएंट है। कैशोनट, बस मैं जल्दी बता रहा हूँ, इसमें कोई लर्न करने वाली चीज़ नहीं है, इसको सुन लो। कैशोनट यानी कि काजू, ठीक है, काजू अगर छिले हुए नहीं है, मतलब ये वाले ये छिले हुए हैं, ठीक है, यहाँ पर बिना छिले हुए मतलब बिना शेल्ड, नॉट शेल्ड और पील्ड, ठीक है। यहाँ पर इन काजू की बात करी है, मतलब इन काजू की बात हो रही है जो कि छिले हुए नहीं है, ये छिले हुए काजू है, शेल्ड और पील्ड, ठीक है। अगर अनशेल्ड
और पील्ड काजू कोई एग्रीकल्चरिस्ट किसी रजिस्टर्ड पर्सन को दे रहा है, किसी रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई कर रहा है, उस केस में आरसीएम एप्लीकेबल होगा और रजिस्टर्ड पर्सन आरसीएम में टैक्स पे करेगा, आरसीएम में टैक्स पे करेगा। ठीक है, हम इस वाले काजू की बात नहीं कर रहे, इस वाले काजू की बात नहीं कर रहे, हम अनशील्ड या फिर अनपील्ड काजू की बात कर रहे हैं। ठीक है, मतलब कैशूनट जो कि नॉट शील्ड या फिर पील्ड है, यानी कि ये वाले काजू, ये वाले काजू। ठीक है, अगर कोई एग्रीकल्चरिस्ट किसी रजिस्टर्ड पर्सन को दे रहा है तो रजिस्टर्ड पर्सन टैक्स पे करेगा अंडर आरसीएम। ठीक है, अदरवाइज इस वाले काजू में फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स पे लगेगा अगर इस पर जीएसटी लगता है तो। ठीक है, बीडी रैपर लीव्स या फिर टबैको लीव्स, ये ठीक है, ये ठीक है, बीडी रैपर लीव्स, ये बीडी रैपर लीव्स है। ठीक है, अगर कोई एग्रीकल्चरलिस्ट किसी रजिस्टर्ड पर्सन को दे रहा है तो आरसीएम में टैक्स पे करेगा रजिस्टर्ड पर्सन। ठीक है, कोई समझाने वाली चीज़ है नहीं। रॉ कॉटन यानी कि ये कोई एग्रीकल्चरलिस्ट अगर रजिस्टर्ड पर्सन को दे रहा है तो रजिस्टर्ड पर्सन टैक्स पे करेगा अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ठीक है, अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ठीक है, कोई समझाने वाली चीज़ है नहीं। दोबारा पढ़ रहा हूँ, कैशूनट जो कि अनशील्ड और पील्ड है, कोई एग्रीकल्चरिस्ट किसी को आरपी को दे रहा है तो वहाँ पे आरपी आरसीएम में टैक्स पे करेगा। बीडी रैपर या फिर टबैको लीव्स को एग्रीकल्चरिस्ट अगर आरपी को दे रहा है तो उस केस में आरपी आरसीएम में टैक्स पे करेगा। कैश रॉ कॉटन अगर कोई एग्रीकल्चरिस्ट किसी आरपी को दे रहा है तो आरसीएम में टैक्स पे करेगा आरपी। ठीक है, रॉ कॉटन ये रहा, बीडी रैपर ये रहा, और अनशील्ड या फिर पील्ड कैशूनट ये रहा, यानी कि काजू। ठीक है, देख लो। ठीक है, इसकी बात हो रही है, इसकी बात नहीं हो रही। सिल्क यार्न यानी कि ये, सिल्क यार्न यानी कि ये। ठीक है, सिल्क यार्न कोई भी पर्सन जो कि मैन्युफैक्चर, सिल्क यार्न कोई भी पर्सन, सप्लायर कौन है, कोई भी पर्सन जो कि मैन्युफैक्चर करता है सिल्क यार्न फ्रॉम रॉ सिल्क या फिर सिल्क वॉर्म। अगर रॉ सिल्क या फिर सिल्क वॉर्म से मैन्युफैक्चर करने के बाद कोई भी सिल्क यार्न प्रोड्यूस कर रहा है और किसी रजिस्टर्ड पर्सन को दे रहा है, उसके रजिस्टर्ड पर्सन टैक्स पे करेगा अंडर आरसीएम। ठीक है, समझ गए। कोई भी रॉ सिल्क या फिर सिल्क वॉर्म से सिल्क यार्न यानी कि ये प्रोड्यूस कर रहा है, सिल्क यार्न प्रोड्यूस कर रहा है और रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई कर रहा है, उस केस में आरसीएम में टैक्स पे करेगा रजिस्टर्ड पर्सन। गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है, मैं कुछ नहीं कर सकता। सप्लाई ऑफ लॉटरी, सुनो, सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी या फिर लोकल अथॉरिटी अगर लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटर को, मान लो लॉटरी टिकट दे रही है डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए फॉर एग्जांपल, या फिर किसी सेलिंग एजेंट को दे रही है, ये गवर्नमेंट है, ये सेलिंग एजेंट है, ये कंज्यूमर है। तो गवर्नमेंट यहाँ पे इस वाले पार्ट की बात हो रही है। गवर्नमेंट अगर सेलिंग एजेंट को दे रही है तो सेलिंग एजेंट टैक्स पे करेगा अंडर आरसीएम। ठीक है, सेलिंग एजेंट या फिर लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटर। ठीक है, समझने वाली कोई चीज़ है नहीं। कोई भी यूज व्हीकल की बात हो रही है, सीज या फिर कॉन्फिस क्या लिखा है, कॉन्फिस्केटेड। ठीक, मतलब मान लो इसका मतलब भी सीज ही होता है। ठीक है, ओल्ड या फिर यूज गुड्स, वेस्ट या फिर स्क्रैप। ठीक है, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी या लोकल अथॉरिटी अगर ये चीज़ें किसी भी पर्सन को दे रही है तो वो पर्सन ही आरसीएम में टैक्स पे करेगा। ये गवर्नमेंट टैक्स पे नहीं करेगी अंडर फॉरवर्ड चार्ज, पर्सन ही आरसीएम में टैक्स पे करेगा अंडर रिवर्स चार्ज। ठीक है, समझ आ गया। एक बार इसको मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ फॉर द लास्ट टाइम, इस चैप्टर को क्लोज करेंगे इसके बाद। इसमें समझने वाला कुछ था नहीं एज सच। यहाँ पे सारे गुड्स लिखे हैं कि इन गुड्स पर आरसीएम में टैक्स पे करेगा। ठीक है, कोई इन गुड्स पर आरसीएम में टैक्स पे होगा। यहाँ पर सप्लायर की बात हो रही है, ये सारे सप्लायर है और ये रिसिपिएंट है। ठीक है, ये मैंने फोटो भी लगा दी है थोड़ी थोड़ी समझने के लिए यहाँ पर। ठीक है, सुनो, इसको मैंने पहले से लिखा हुआ था। कैशूनट जो कि नॉट शील्ड या फिर पील्ड है, कोई एग्रीकल्चरिस्ट किसी आरपी को दे रहा है तो आरपी आरसीएम में टैक्स पे करेगा। बीडी रैपर या फिर टबैको लीव्स कोई एग्रीकल्चरिस्ट आरपी को दे रहा है तो आरपी टैक्स पे करेगा अंडर आरसीएम। ठीक है, रॉ कॉटन अगर कोई एग्रीकल्चरिस्ट आरपी को दे रहा है तो आरपी टैक्स पे करेगा अंडर रिवर्स चार्ज। सिल्क, रॉ सिल्क या फिर सिल्क वॉर्म से कोई सिल्क यार्न बना रहा है, रॉ सिल्क या फिर सिल्क वॉर्म से कोई भी पर्सन सिल्क यार्न बना रहा है, उस केस में आरपी टैक्स पे करेगा अंडर आरसीएम। यहाँ पे फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स पे नहीं होगा। ठीक है, अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी सप्लाई ऑफ लॉटरी टिकट्स टू लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटर, सेलिंग एजेंट जो कि कंज्यूमर को दे रहे हैं, अल्टीमेटली आगे पास ऑन कर रहे हैं, उस केस में ये आरसीएम में टैक्स पे करेंगे। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी या लोकल अथॉरिटी ये चीज़ें किसी भी पर्सन को दे रही है, सप्लाई कर रही है, तो आरसीएम में यही पर्सन टैक्स पे करेगा। ठीक है, ये गवर्नमेंट टैक्स पे नहीं करेगी अंडर फॉरवर्ड चार्ज। ठीक है, आरसीएम में टैक्स पे होगा। तो इसके साथ हमारे चैप्टर खत्म होता है। कोई डाउट हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर या फिर मेल पर पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टिल द एंड। हमारा आरसीएम जो चैप्टर है या फिर कंसेप्ट ऑफ चार्ज हम बोल ले या फिर चार्ज ऑफ जीएसटी बोल ले, कुछ भी बोल ले, चैप्टर हमारा क्लोज हो चुका है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्लास से चालू करेंगे नेक्स्ट चैप्टर, कंपोजिशन स्कीम। अभी तक जो भी आपने पढ़ा है अच्छे से रिवाइज कर लेना। देखो, रिवीजन इज मस्ट, और मैं देखो दिल से पढ़ाता हूँ, आप भी दिल से पढ़ते होगे मैं सोच रहा हूँ। और बिल्कुल आप देखो अच्छे से रिवाइज करा करो, अच्छे से चीज़ों को सीखा करो। हमारे देखो 3 चैप्टर खत्म हो गए बहुत अच्छी डिटेल अंडरस्टैंडिंग के साथ। मैंने 5 लेक्चर बोला था मैं इसमें लगाऊंगा, 5 ही लगाए मैंने। तो चलो अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय। और आप हेल्दी रहो,
खुश रहो और अच्छे से पढ़ाई करो और सक्सेसफुल बनो। चलो, गुड बाय।